गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जो मेरी पिछली क्लास थी सिल्क की थी, जो दो पार्ट में आपको दिए हैं, 2 पार्ट में एमसीक्यू भी कराए हैं। आप दोनों पार्ट को कर लिए होंगे और जो आपको लगेगा कि इसके अलावा भी क्वेश्चन है तो उसको भी हम आगे कराएंगे आपको, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज का भी जो क्लास हमारा है किसका है? ऊल का। यह भी क्या है? यह भी एक प्रोटीन फाइबर है, यह भी एक जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। समझ रहे हो? यह क्या है? हमारा प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला यह कैसा रेशा है? स्टेपल रेशा है। समझ रहे हो ना? तो आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। आज देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम इसके इंट्रो के बारे में जानेंगे, इसके टाइप के बारे में जानेंगे, यह कहाँ से प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर, कि ये सोचकर अच्छा लगेगा कि ये वूलन वस्त्र का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो आप जानते हो, जो आदि मानव थे, जब शिकार युग आया और जब शिकार वह करते थे, समझ रहे हो ना, जब शिकार वो करते थे तो क्या करते थे? वह जानवरों को मार के कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, खा जाते थे, और खाल को क्या करते थे? रख देते थे। जब ठंड का मौसम आया तो उन्होंने क्या किया कि उस खाल को ओढ़ लिए, जिससे उनको क्या हुआ? गर्मी का आभास हुआ। समझ रहे हो ना? गर्मी का आभास हुआ। और जब उनको गर्मी लगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगेगा। तो क्या किए? वो तो टुकड़ों में बटे हुए थे, क्योंकि इतना तो बड़ा टुकड़ा नहीं रहेगा कि कोई उसको कंबल के रूप में, कोई उसको ऐसे रूप में पहन सके, ओढ़ सके। तो क्या किए? उसको वो फेल्टिंग करना शुरू किए, नमदा बनाना शुरू किए, एक दूसरे को चिपका चिपका कर, और अपना ओढ़ने का काम, पहनने का काम करने लगे। ऐसे करते करते उनके दिमाग में एक बात आई, जैसे मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। समझ रहे हो ना? तो उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर इससे वस्त्र बना लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हो ना? लेकिन समस्या ये थी कि धीरे धीरे जब विकसित हुआ उनका दिमाग, तो जानवरों को इतना मारना तो उचित नहीं है। समझ रहे हो ना? ऐसे क्या हो जाएगा? सारी प्रजातियां भी लुप्त हो जाएंगी। उनके दिमाग में ये भी बात आने लगी। अब वो क्या किए कि सोचे कि अगर बिना मारे, समझ रहे हो ना, बिना मारे उसके ऊपर वाला बाल को निकाल लिया जाए, अगर उससे वस्त्र का निर्माण कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और ये समझो कि वहीं से ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास हुआ, मानव का दिमाग का जो डेवलपमेंट हुआ, वहीं से इस उलेन वस्त्र का निर्माण होना शुरू हुआ। ये समझ लो कि वहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ, वहीं से मानव सभ्यता के अस्तित्व में यह उलेन वस्त्र आ गया। आई बात समझ में? यही इसकी छोटी सी हिस्ट्री है कि मतलब हमारा उलेन वस्त्र कहाँ से जाना जाने लगा। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि यह है क्या। यह उलेन, हमारा जो वस्त्र, आज ऊल हम जो पढ़ेंगे, यह कहाँ से लिया गया है। सो समझ लो कि यह सबसे, इसका जो जन्म स्थान अगर मानेंगे तो मेसोपोटामिया है। वहीं पे मेसोपोटामिया में ही पहली बार गडेरिये ने मेरिनो जाति का पालन किया। समझ रहे हो ना? और वहीं से जो ऊल प्राप्त किया वह मेरिनो ऊल को प्राप्त किया, जो बहुत उत्तम कैटेगरी का ऊल था। और वहीं इसीलिए मेसोपोटामिया को इसका जन्म स्थान माना जाता है। आई बात समझ में? अब आइए धीरे धीरे चीजों को समझते हैं हम। पहले तो अभी तुरंत आपको बताए हैं। देखो, यही मेरिनो भेड़िया है, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब देखो, ये जो हमारा ऊल है यह कैसा रेशा है? अभी बताए कि जांतौ रेशा है। जांतौ रेशा, जांतौ में कैसा रेशा है? प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन है? कीरेटिन प्रोटीन है, क्योंकि यह बाल से प्राप्त हो रहा है। और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। यह भी क्या है? ऊल भी हमारा क्या है? एक स्टेपल रेशा है। स्टेपल रेशा है। सभी प्राकृतिक जगत में ये स्टेपल रेशा है। एक बस फिलामेंट आपका सिल्क है, ये समझ लो। यह क्या है? यह भी एक नेचुरल फाइबर है, नेचर में मिल रहा है। यहाँ से दिमाग में यह भी आपको बता ही दिए कि ऊन की खोज कब हुई थी, तो शिकार युग में हुई थी। यह भी यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा
ये ध्यान से समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। यह कला का जो निर्माण हुआ कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। इसीलिए प्राचीन काल से ही इंग्लैंड में उत्तम कोटि के वस्त्र बनाए जाते थे। आई बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे चले। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, देखिए कह रहा है, जो अभी बताए हैं कि ईसा की पहली शताब्दी में जो गडेरिया वाली बात कर रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गडेरिया ने किसका पालन किया? मेरिनो जाति के भेड़ का पालन किया। अब देखो 13वीं शताब्दी तक स्पेन में भी मेरिनो ऊल का उत्पादन होने लगा। मेरिनो ऊल का उत्पादन होने लगा किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बात आई भारत की, जब भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले ऊन का उत्पादन का जो कार्य हुआ, जो कश्मीर में हो गया। कश्मीर में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। अगर भारत की बात करें तो अभी तो इंग्लैंड की बात आप किए हो। और कश्मीर में ये जान लो कि जो ये पश्मीना शाल है बहुत दूर दूर तक फेमस है। उसकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है कि ये पूरे दूर दूर एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है इसकी सारी डिजाइनें। आई बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? ये समझो, देखो ये जो हमारा सोर्सेज है, देखो सिप से हमें मिलता है, रैबिट से मिलता है, अल्पाका है, लामा है, तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे सारे सोर्सेज को। नेक्स्ट जो है आपका, अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए चैप्टर भी पढ़ोगे ना तो कोई कोई पार्ट होता है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई कोई पार्ट होता है जहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो कि ऊन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्रमुखता की बात करें, अगर प्रमुख मेन रूप से कहें तो मेन रूप से ऊल की प्राप्ति कहाँ से होती है? भेड़ से होती है। समझ रहे हो ना? ऊल का जहां दिमाग में आता है ऊल की बात, तो भेड़ ऑटोमेटिक एक इमेज बन जाता है कि ये कहाँ से मिला है? मुझे भेड़ों से मिला है। दूसरी बात कह रहा है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिससे हमें ऊल प्राप्त होता है। वो कौन कौन से जानवर हैं? हिरन है, खरगोश है, मृग है, लोमड़ी है, बकरी है। समझ रहे हो ना? इसके अलावा भी हैं, हम जो आगे देखते हैं। इसमें से ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, मिंक कोट से संबंधित होता है कि विश्व की सबसे महंगी कोट कौन सी है? तो मिंक कोट है। वह कहाँ से मुझे मिलती है, कहाँ से बनती है? तो बिक्यूना से। बिक्यूना क्या है? एक दुर्लभ प्रजाति का ऊंट है, दुर्लभ प्रजाति का ऊंट है। समझ रहे हो ना? इसके बाल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और इससे जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत शाइनिंग करता है। समझ रहे हो ना? इससे जो कोट बनती है पूरे विश्व में सबसे महंगी कोट बनती है। क्लियर है? आगे चलें। देखो सोर्सेज क्या है आपका? ये सारे सोर्सेज हैं, यहाँ से हम ऊल प्राप्त करते हैं और क्या इसका से निर्माण करते हैं? कपड़ों का निर्माण करते हैं। और ये कौन से कपड़े हैं? वूलन कपड़े हैं, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ऊल की बात कर रहे हैं। तो कपड़े कौन से बनेंगे? वूलन कपड़े बनेंगे। नेक्स्ट जो है आपका, देखिए अब इसको समझते हैं कि जो अभी पढ़े हो भेड़, भेड़ के अलावा किन किन जगहों से हम ऊन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला ही देखो, अंगोरा बकरी है। अंगोरा बकरी के बाल से जो रेशा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मोहेर किसे कहते हैं? ये मोहेर क्या है? तो अंगोरा बकरी से जो बाल प्राप्त होता है उसी रेशे को हम क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। और इससे जो कपड़े बनते हैं ये बहुत उत्कृष्ट कोटि के बनते हैं, उच्च कैटेगरी के कपड़े बनते हैं। कहाँ से? अंगोरा बकरी के रेशे से। आई बात समझ में? क्लियर है? जो मेन पॉइंट है उसी को हम हेडलाइन किए हैं। दूसरा कह रहे कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी भी ये जो होती है इससे भी बहुत अच्छे कैटेगरी का ऊल मिलता है। समझ रहे हो ना? और जानते हो, देखो ये हमारा क्या है?
ये हमारी है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी देख रहे हो ना, अंगोरा बकरी कितने लंबे लंबे इसके रेसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो कपड़े बनेंगे बहुत अच्छे क्वालिटी के बनेंगे। दूसरा ये हमारा जो देख रहे हो कश्मीरी बकरी है, तो ये समझ लो कि इससे जो रेशा प्राप्त होता है बहुत उच्च कैटेगरी का होता है, लेकिन ये ध्यान दे रखिएगा कि जो यहाँ से रेशा प्राप्त होता है ऊपरी भाग से, वह निम्न कोटि का होता है, जबकि कड़ा इसलिए निम्न कोटि का होता है कि वह कड़ा एवं रुक्ष होता है। और जो इसके निचले परत से है, ये जो नीचे के परत से जो ऊन मिलता है, यानी इसके पेट के भाग से, समझ रहे हो ना, तो यहाँ से जो ऊन मिलता है ये उच्च कैटेगरी का मिलता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। इससे जो कपड़े बनते हैं बहुत उच्च कैटेगरी के कपड़े बनते हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे कड़े रेशे मिलते हैं। क्यों कड़े रेशे मिलते हैं? क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, ये भी जो जितने, ये क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं, समझ रहे हो, और बाहरी वातावरण के संपर्क में आते रहते हैं। हमेशा उसको धूप लगेगा, उसको वर्षा मिलेगी, उसके उस पर गंदगी आएगी, तो उसके बाल क्या होंगे। आप भी अपना बाल खोल के देखो 4 दिन धूप में घूम के, और देखो कैसा हो जाता है। वही चीज तो है, समझ पा रहे हो, कैसा हो जाएगा, वही चीज है। तो ये ऊपर के जो भाग होता है उससे जो बनता है कपड़ा, वो अच्छी कैटेगरी का नहीं बनता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका बिक्यूना। बिक्यूना जो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिक्यूना है क्या, बकरी है कि भेड़ है कि ऊंट है, क्या है, समझ रहे हो ना। तो बिक्यूना क्या है, यह भी एक ऊंट है, ऊंट है बिक्यूना, देख रहे हो ना, यही बिक्यूना है, ध्यान दीजिएगा, ऊंट है। और यह क्या है, बिक्यूना, इसके जो बाल होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत फिसलन युक्त होते हैं, जैसे उसको छुओगे ना तो हाथ फिसलने लगेगा। तो इसके जो वस्त्र बनते हैं ये बहुत अच्छे कैटेगरी का बनते हैं। देखो लिखा है ना, अभी बताए ना कि पूरे विश्व में मिंक कोट सबसे महंगा होता है, और मिंक कोट किससे बना था, बिक्यूना से। तो इसके जो वस्त्र क्या है, इसका रेशा जो है किस कैटेगरी का है, बहुत उच्च कैटेगरी का है, समझ रहे हो ना। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो रेशा होता है भूरा क्रीम होता है। क्यों भूरा क्रीम होता है, क्योंकि ये इसी कलर के होते हैं, समझ रहे हो ना। तो जिस कलर के होंगे उसी कलर के तो रेशे देंगे आपको, उसी कलर का वस्त्र बनेगा। तो ये हमारा क्या है, और ये कहाँ पाया जाता है, पेरू में पाया जाता है, पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलता है कि बिक्यूना कहाँ का निवासी है, तो पेरू प्रदेश का है। ओके, ये क्लियर है, ये आपका बिक्यूना देख ही रहे हो। अब आइए बात करते हैं लामा की। लामा भी क्या है, यह भी एक ऊंट प्रजाति का है, समझ रहे हो ना। इसके भी ऊपरी जो परत होता है, देखो ये लामा है, ये ऊपर का जो परत वाला जो भाग की बात कर रहा है, ये देखो लामा है, ये यहाँ से इसके बाल लटके हुए हैं, देख रहे हो ना, यही बात कर रहा है कि ऊपरी परत से भारी लंबे मोटे रेशे प्राप्त होते हैं। इसका देखो कितना भारी भारी मोटा मोटा लंबा लंबा रेशा लटका हुआ है, देख रहे हो ना, इमेज में देख रहे हो ना, आपको विजुअल हो रहा होगा तो देख लो। जबकि नीचे की जो परत है ये देखो पूरा ढक लिया है, तो जो बाहर का वातावरण के जो संपर्क में आएगा वो तो कड़ा ही रहेगा, रहेगा ना, रहेगा ना। ये क्या है आपका, ये रहेगा। अब ये आप समझ लो कि जो नीचे का जो भाग रहेगा वो सॉफ्ट होगा, नीचे का जो भाग रहेगा ये सॉफ्ट होगा। देखो पेरू देश शायद है ना, पेरू, हाँ यही शायद क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, पेरू देश से किस देश में पाया जाता है, तो पेरू में, ये ध्यान रखिएगा, पेरू देश में पाया जाने वाला है ये, क्लियर है ना। अब देखो वही चीज, ये भी यहाँ की बात हो रही है कि जो ऊपर का भाग होता है वो कड़ा होता है, और जो अंदर का जो भाग होता है, अंदर से जो हम रेशा लेते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है। और यह कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, क्लियर है। इतने ही से आपको मतलब रखिए यह किस प्रजाति का है, कैसा ऊन देता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक ना, क्लियर है दोनों चीज। ये देखो बिक्यूना है और ये लामा है। नेक्स्ट आपका है देखिए, नेक्स्ट आपका है अंगोरा खरगोश। ये भी बहुत सॉफ्ट सा सुंदर सा होता है अंगोरा खरगोश।
समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे देख रहे हो कितना खूबसूरत है, और इसके बाल भी उतने ही खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल सिल्क के समान होते हैं, यूं कहिए तो इसके बाल कैसे होते हैं, सिल्क के समान होते हैं। इसीलिए इसके जो वस्त्र बनते हैं उलेन ना, वो बच्चों के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अंगोरा खरगोश ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहाँ का ये निवासी है, फ्रांस का निवासी है। इसके बाल कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, चिकने होते हैं, रेशम के समान होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। समझ लो ना, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। और इससे भी जो रेशा मिलता है, देख रहे हो ना, एकदम उच्च कैटेगरी का मिलता है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ इसी से बच्चों के मुलायम कपड़े बनाए जाते हैं, उलेन वस्त्र, बच्चों के मुलायम ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक ना। बात करते हैं, यहाँ अंगोरा क्लियर हो गया ना कि यह कहाँ पाया जाता है, फ्रांस में। बाल कैसे होते हैं, बहुत खूबसूरत। कपड़ा कैसा बनता है, बहुत ही खूबसूरत। समझ में पा रहे हो। अब बात करते हैं हम अल्पाका की। अल्पाका देखो, ये भी क्या किस प्रजाति का है, देखो इसका ऐसे लगेगा बिल्कुल ऊंट की तरह दिखता है। ये भी इसका गर्दन जो होती है बिल्कुल लंबी लंबी दिखेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ये लगेगा आपको देखने में कि ये ऊंट का कहीं बच्चा तो नहीं है। समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, अल्पाका जो है हमारा, यह भी क्या है, यह भी ऊंट प्रजाति का है। यह भी पेरू देश में पाया जाता है। बाल इसके लंबे, कोमल एवं बहुत घने होते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ इसको देखो थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके बाल देखो, इसके बाल यहीं से लेकर यहाँ तक हैं, देख रहे हो ना। और बहुत ही घना रहता है, बहुत ही घने घने बाल होते हैं। और बाल कितने लंबे होते हैं, 10 से 12 इंच लंबे होते हैं। समझ रहे हो, इसके बाल कितने, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हमारे अल्पाका का बाल की लंबाई कितनी होती है, तो 10 से 12 इंच। और क्या बनाए जाते हैं, रोएदार वस्त्र और कोट बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फर का काम कर रहा है। लंबे लंबे जिसके बाल होते हैं, जो फर वाले कपड़े पहनते हो ना, इन्हीं सबों से बनाया जाता है। आज भी फर फेल्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक की बातें। ये सारे आपका कहाँ ऊन प्राप्ति के साधन हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट है आपका ऊंट। ऊंट, अभी सब ऊंट को पढ़ लिए, एक इसको भी देखो कि यह कौन सा ऊंट है, 2 खुम्ब वाला ऊंट है। 2 खुम्ब का मतलब जिस ऊंट पर 2 ये निकला रहता है, देखो इसको 2 निकला हुआ है, ये 2 खुम्ब वाला ऊंट कहते हैं इसको। यह कहाँ पाया जाता है, विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पाया जाता है, विश्व के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि गर्दन से उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त होता है। ये जो गर्दन है ना, यहाँ से उत्तम कोटि का ऊन इसको मिल रहा है, आपको मिलेगा यहाँ से। और जबकि पीठ से टांग से, ये टांग है, सिर है, ये ऊपर के भाग की ही बात कर रहा है। कैसा ऊन प्राप्त होगा, निम्न कैटेगरी का, जो हर में ये बात बता दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए आपको क्वेश्चन में कि कहाँ से उच्च कैटेगरी का वस्त्र बनता है और किस रेशे से निम्न कैटेगरी का वस्त्र बनता है, तो जो ऊपर का भाग होता है वहां से निम्न कैटेगरी का वस्त्र बनता है, और जो नीचे वाला भाग होता है उससे हमारा उच्च कैटेगरी का वस्त्र बनता है। क्लियर है ना। और ये ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसकी शेयरिंग नहीं की जाती है, किसी की कटाई नहीं की, उन सारे की कटाई की गई है। बाल जब लंबे हो जाते, 2 बार कटाई की जाती है ना 1 साल में, तो यहाँ पे कटाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये खुद जब मिच्योर हो जाता है तो अपने बालों को झाड़ देता है, और बालों को क्या किया जाता है, उठा के अपना वस्त्र निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया। तो इतना तक क्लियर है कि ऊन कहाँ कहाँ से हमको मिलता है और कैसा कैसा ऊन मिलता है, उससे कैसे वस्त्र बनते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं कि ऊन को कितने भाग में हमने बांट रखा है, ठीक ना। ऊन को, ऊन की श्रेणियां यानी ऊन के प्रकार कह लीजिए, ऊन के प्रकार। ध्यान रखिएगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा,
हर लाइन से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले ही पूछता है कि सबसे अच्छा सर्वोत्तम सॉफ्ट ऊन कहाँ से मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो लैम्प वूल से मिलता है। मेमने का जो ऊन होता है यह 6 to 9 मंथ का जब मेमना होता है, मेरिनो का जो बच्चा होता है, भेड़ का जो बच्चा, कोई जरूरी नहीं कि मेरिनो ही कहो, किसी भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। जब वो 9 मंथ का होता है तो उसके बाल को शेयरिंग कर लिया जाता है, कटाई कर ली जाती है, और उससे जो वस्त्र बनता है बहुत शाइनिंग करता हुआ, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि वो बहुत कम मजबूत होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, पूरी तरह से मिच्योर नहीं है, तो रेशा कैसे उसका मिच्योर होगा, नहीं होगा ना। तो इसके वस्त्र मजबूत तो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है होगेट ऊन। नेक्स्ट आपका है, यह जो ऊन होता है, देखो क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, किस एज में कौन सा ऊन उतारा जाता है और कौन सा ऊन प्राप्त होता है, ठीक ना। तो 12 से जब 14 माह का भेड़ का बच्चा होता है तो उससे जब ऊन उतारा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होगेट ऊन कहते हैं, होगेट ऊल के नाम से जाना जाता है। यह मजबूत भी होता है, कोमल भी होता है, क्योंकि बच्चा कितने माह का हो गया है, 14 माह का हो गया है। तो इसका जो बाल होगा मिच्योर होगा, तो जो कपड़ा बनेगा वह मजबूत बनेगा। समझ पा रहे हो ना। नेक्स्ट जो है वीदर ऊन। वीदर ऊल जो होता है, जब एक भेड़ है, एक बार उसका ऊल उतार लिए हो, जब दोबारा उसका ऊल उतार रहे हो तो उसको वीदर ऊल कहा जाता है। आई बात समझ में। एक बार प्रयोग में आ गया है उसका ऊल उतार के, और दूसरी बार लाओगे प्रयोग में, उसी को किस नाम से जानोगे, वीदर ऊल के। और यह भी क्या होता है, यहाँ 14 माह से था, अब इसके बाद है 14 माह के बाद की जो भेड़िया होती हैं उनसे यह ऊन मिलता है, और यह इतना मिच्योर हो जाता है कि यह मटमैले कलर का हो जाता है और ये बहुत कड़ा हो जाता है। समझ रहे हो ना। ऊन क्या होता है, मटमैला, गंदा, समझ रहे हो ना। अधिक उम्र होने के कारण यह रेशा एकदम रुक्ष हो जाता है। क्लियर है बात। यहाँ तीनों चीज क्लियर हुआ आपका कि लैम्प वूल क्या है, होगेट वूल क्या है, वीदर ऊल क्या है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है, कौन सा ऊन दिखाई दे रहा है, खींचा ऊन, पुल्ड ऊल। पुल्ड ऊल किसे कहते हैं, पुल्ड का मतलब ही होता है खींच लेना। जब भेड़िए के शरीर से बाल उतारना होता है तो कई तरह से उतरता है। आप समझ, हाथ से भी, भारत में तो अक्सर कटाई हाथ से होती है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब इसकी मशीन से भी होने लगी, लेकिन ज़्यादातर हाथ से होती थी पहले, अब मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन अब क्या किया जाता है, अब उसका एक और केमिकल मेथड से भी यूज़ किया जाता है पुल्ड ऊन को, इसको पुल्ड ऊन कहते हैं, ठीक ना। पुल्ड ऊल क्या किया जाता है कि कोई भी केमिकल लगा दिया जाता है उसके ऊपर, समझ रहे हो। केमिकल लगाने से क्या करता है, वो पूरा उसका जो बाल होता है वो छोड़ देता है और उसको बाल को उतार लिया जाता है। इससे जो कपड़ा बनता है यह थोड़ा बहुत, इसके तंतु जो होते हैं, जब आप केमिकल लगाओगे तो रेशा कैसा हो जाएगा, कमजोर होगा ना। जब कमजोर हो जाएगा तो उसे जब कपड़ा बनाओगे तो कैसा बनेगा, कमजोर बनेगा, वो जल्दी फटेगा। तो समझ रहे हो ना, तंतु क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जब कमजोर हो गया तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, निम्न कैटेगरी में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो पुल्ड किया हुआ ऊल जो होता है, जब शरीर से बाल खींच लिया जाता है तो इसीलिए उसके तंतु भी ये कमजोर हो जाते हैं और रेशे मजबूत रह नहीं जाते। कपड़ा बनाते हो वो भी कमजोर ही बनता है और निम्न कैटेगरी का बनता है। क्लियर है ना। आपका नेक्स्ट है कोटी ऊन। कोटी जो ऊन होता है, ये समझ लीजिए कि एक भेड़ पाल रहे हो, लेकिन उस भेड़ के पालने के हिसाब से वहाँ का जलवायु नहीं है, वहाँ उसका खान पान उसके हिसाब से नहीं है। ऐसे में क्या होता है, भेड़िया एक तो पोषण नहीं दोगे तो कुपोषित हो जाएगी, और इन्वायरमेंट भी, उसको ठंडी चाहिए तो उसको गर्मी मिल रही है, गर्मी चाहिए तो उसको ठंडी मिल रही है, तो विपरीत हो गया। अब उसका बाल तब कैसा होगा, आप बताओ, बाल कैसा होगा, उसका बाल उलझ जाएगा, गंदा हो जाएगा, कुपोषित होने से एक दूसरे में चिपक जाएगा। समझ रहे हो ना।
तो जब ऐसा बाल हमें मिलेगा तो उससे कपड़े कैसे बनेंगे? कड़क बनेंगे, रुक्ष बनेंगे। और क्या बनता है इससे? इसीलिए इस रेशे से नमदा बनती है, दरियां बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है आपका मृत ऊन। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, डेड ऊल को समझ लो कि क्या होता है, भेड़िया दौड़ती रहती हैं, सब भेड़ी बकरी कोई भी दौड़ता रहता है सड़क पर, और वो किसी गाड़ी से दब गया, दुर्घटना उसकी हो गई, मर गई। अब ऐसे में क्या किया जाता है? बाल को प्राप्त करने के लिए उसके खाल को खींच लिया जाता है, समझ रहे हो, और वहां से बाल निकाल लिया जाता है। इसीलिए उस ऊल को क्या कहते हैं? हम डेड ऊल कहते हैं, समझ रहे हो ना। और उससे जब कपड़ा बनेगा तो वह कैसा बनेगा? निम्न श्रेणी का बनेगा, निम्न श्रेणी का बनेगा, निम्न कोटि का वस्त्र बन जाए इससे। यहां तक की बात क्लियर है? इस सबसे देखोगे, सबसे क्वेश्चन मिलेगा, हम कराएंगे भी तो आपको क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट है आपका टैगलॉक ऊल। देखो अब ये कौन सा ऊल है? टैगलॉक का मतलब ये होता है कि उस पर टैग लग गया है कि अब टूटा फूटा बदरंग है, समझ रहे हो ना। ये टैग लग गया है कि यह कैसा ऊल है, यह निम्न श्रेणी का ऊल है। और कैसा है? टूटे फूटे बदरंग सा होता है, जो रेशे जो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, उससे जब वस्त्र बनाया जाता है उसको हम टैगलॉक ऊल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका है कारपेट ऊल, या कारपेट कहिए या कालीन ऊल कहिए। यह भी क्या होता है? यह भी निम्न कैटेगरी का होता है। इससे क्या बनता है? दरी, कालीन व अन्य किस्म की घटिया वस्त्र बनाए जाते हैं। अब समझ ही लो कि कैसा इससे वस्त्र बनता है, घटिया किस्म का बनता है, निम्न कैटेगरी का बनता है। वर्जिन या कुंवारी ऊन, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको पूछता है। वर्जिन ऊन जो होता है, कुंवारी ऊन का मतलब ही होता है कि जो सबसे पहले भेड़िए से जो बाल उतारते हैं वही वर्जिन ऊन होता है, समझ रहे हैं, उसका पहले प्रयोग नहीं हुआ होता है। और यह कब होता है? 7 माह में काटा गया ऊन होता है। लैम्स ऊल को तो 9 मंथ का था, लेकिन उससे भी पहले इसकी कटिंग कर ली जाती है। इससे कि जो कपड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन वही बात है कि जब उम्र कम है तो हमारा तंतु क्या हो जाएगा? कम मजबूत हो जाएगा। यहाँ भी क्लियर हो गया यहाँ पे। एंड लास्ट है आपका सेटलैंड ऊन होता है। यह भी कैसा ऊन होता है? यह मोटा होता है, चमकदार तो होता है लेकिन मोटा होता है। इससे मोटे कपड़े बनाए जाते हैं, मोटे कपड़े। मोटे कपड़े में क्या आता है? कालीन वगैरह बनाए जाते हैं, मोटे स्वेटर बनाए जाते हैं, वो उलेन वाले मोटे मोटे मोजे बनाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। या ये तो आपकी जो ऊन का क्लासिफिकेशन था क्लियर हो गया। किसी को कोई कहीं से डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, समझ रहे हो ना, वहाँ पे कर देते हैं। जो मान लो हम नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी हम यहाँ क्लास के लास्ट में समझा देते हैं, समझ रहे हो ना। आइए अब देखते हैं कि हमारे ऊन को भी कई श्रेणियों में बांट दिया गया है कि किस किस श्रेणी का ऊन है, किस किस कैटेगरी का ऊन है, और एक किसके आधार पर? भेड़ियों के किस्म के आधार पर। जाहिर सी बात है कि जैसी भेड़ियां होंगी वैसा हमें ऊन मिलेगा, समझ पा रहे हो ना। तो इसलिए हम ऊल का भी श्रेणीकरण कर दिए हैं 4 भागों में, ठीक ना। पहला क्या है? मेरिनो ऊल। मेरिनो ऊल को ही मान लिया, ये जान लीजिए कि यही सबसे प्रथम श्रेणी का ऊन होता है, मेरिनो ऊल। इसके रेशे की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है, और इससे जो कपड़े बनते हैं बहुत ही उच्च कैटेगरी के बनते हैं, समझ रहे हो। दूसरा जो द्वितीय श्रेणी का ऊन है, ये भी कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा वेल्स में पाया जाता है। यह ऊन तो उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है जो सेकेंड कैटेगरी का रखे हो, लेकिन मेरिनो ऊल से कम होता है। इसको फर्स्ट पे रखेंगे तो इसके बाद यही है, ये समझ लो। इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 इंच होती है। इससे क्या बनाए जाते हैं? जर्सी, स्वेटर,
इत्यादि बनाए जाते हैं। समझ लो, जर्सी समझते हो ना, जो मोटे मोटे कोट टाइप में होता है, पहना जाता है ऊपर से, बहुत गर्म करता है, तो उसे वही बनाए जाते हैं। स्वेटर भी गर्म बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका तृतीय श्रेणी का ऊन। तृतीय श्रेणी का ऊन कौन सा है? यह इंग्लैंड में प्राप्त होता है। इसकी जो लंबाई होती है 4 से 18 इंच तक की होती है। ध्यान रखिएगा, इसके रेशे जो होते हैं बिल्कुल कड़े एवं रुक्ष होते हैं। बस इसको कैटेगरी कर दिया गया है ऊन के क्वालिटी के आधार पर। समझ रहे हो ना, उसको श्रेणीकरण कर दिया गया है। कहते हो ना ABCD 4 ग्रेड का है, वही बात यहाँ पे है, ये समझ लीजिएगा। जो चौथा श्रेणी का ऊन है यह मिश्रित जाति के भेड़ों से प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना, तो इससे जो वस्त्र बनता है ये भी मिश्रित वस्त्र कह लो, इसमें काटन भी मिला दिया जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है 1 से 16 इंच की होती है। इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता और मजबूती कम होती है। प्रत्यास्थता का मतलब जो इसके जो खिंचाव, जो सहने की जो क्षमता है, जो इलास्टिसिटी है, ये भी बहुत इसमें कम पाया जाता है। इसमें अधिक पाया जाता है ना, आप विशेषता में पढ़ोगे। इससे क्या बनाए जाते हैं, दरी, गलीचे और निम्न स्तर के, मतलब निम्न कैटेगरी के गर्म कपड़े बनते हैं। ये समझ लीजिएगा। उसकी जो कैटेगरी होती है लो कैटेगरी की होती है, जिसको सब लोग खरीद सकें। आई बात समझ में? ये 4 कैटेगरी पढ़ लिए। अब देखते हैं कि ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। वो तो ऊन था, यहाँ पे वस्त्र है, ध्यान रखिएगा, इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी जो आप पढ़े हो वो ऊन का था, ऊन का प्रकार था, ऊन का श्रेणीकरण था, ग्रेडिंग था उसका। अब पढ़ रहे हो कि उलन जो वस्त्र पहनते हो वह कितने प्रकार का होता है, तो वह भी 2 प्रकार का होता है। समझ रहे हो ना, यह भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक उलन होता है, ठीक ना, उलन होता है, और दूसरा जो होता है वॉस्टेड होता है। उलन को समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सा बेहतर होता है, ये दिमाग में अपने डालिएगा। ये मत समझिएगा कि ऊनी वस्त्र है तो ये अच्छा होगा, वॉस्टेड मतलब है तो वर्स्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक उल्टा अपने दिमाग में डाल के याद रखिएगा इसको। ऊनी जो वस्त्र होता है यह इससे कम गुणवत्ता वाला होता है, क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं छोटे छोटे रेशों से तैयार किया जाता है यह उलन वस्त्र, और धुनने के बाद सीधे इसे काट लिया जाता है और बांट लिया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इससे जो बने वस्त्र होते हैं यह बहुत कम एट्रैक्टिव लगते हैं। पहनोगे ना तो उस पे से रोए निकलने लगते हैं। क्यों रोए निकलते हैं? क्योंकि छोटे छोटे धागे को काट कर बना है ये। समझ रहे हो ना। और एक तो कम अच्छा दिखेगा भी, और यह कम कीमत के होते हैं। स्वेटर, कार्डिगन, बनियान, कंबल आदि कम कीमत के होने की वजह से सब लोग इसको ले सकें। समझ रहे हो ना। अब बात यहाँ आती है वॉस्टेड फैब्रिक की। तो इसके जो रेशे होते हैं लंबे होते हैं, और हमेशा जो कम्बिंग प्रक्रिया होती है बहुत लंबे लंबे रेशों पर होती है। बहुत छोटा है ना, कटिंग एक तो कटाई कर ली गई सीधे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, धुनाई के बाद कॉम्बिंग की जाती है, और इससे जो रेशे मिलते हैं आपके बहुत मजबूत मिलते हैं, बहुत एट्रैक्टिव मिलते हैं। समझ पा रहे हो। और इससे क्या तैयार किए जाते हैं, गर्म सूट, चेस्टर देखते हो ना, जैसे जो छोटा छोटा लोग पहनते हैं ऊपर से कोट, जैसे कुर्ता पैजामा लोग पहनते हैं ना, छोटा छोटा देखते हो कि ठंडी के मौसम में यहाँ तक का चेस्टर पहनते हो, बस चेस्टर को ढका रहता है, चेस्ट को, उसी को चेस्टर बोलते हैं। तो चेस्टर बनते हैं, वो भी कास्टली आता है। जैकेट बनते हैं और मूल्यवान वस्त्र बनते हैं, यानी आपका प्योर उलन आपका मिलता है यहाँ से, कपड़ा बहुत अच्छे कैटेगरी का। समझ रहे हो, जो जिसको सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे सारे लोग एफर्ट कर ले रहे हैं। आई बात समझ में। तो कौन सा बेहतर है आपका वॉस्टेड वस्त्र जो होता है वह बेहतर होता है। किससे? ऊनी वस्त्र से। क्लियर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिखेगा। जितना अभी पढ़ाए हैं कोई समझ में ऐसा नहीं है कि जो ना आया हो,
फिर भी नहीं आया होगा तो कमेंट के थ्रू हमको जरूर बताइएगा। एक देखिए आपको डाउट हो रहा है बार बार कि मैम गोल्डन फाइबर जूट है कि आपका कपास है, समझ रहे हो ना? तो ये समझिए कि जूट को ही स्वर्ण रेशा बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जूट को स्वर्ण रेशा बोला जाता है। स्वर्ण रेशा है, जूट क्या है हमारा? एक स्वर्ण रेशा है। जूट स्वर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इसको क्यों कहते हैं। जूट को स्वर्ण रेशा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? क्योंकि जो यह देखने में बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकता है, शाइन करता है, और यह उसका यूज भी जो होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर या स्वर्ण रेशा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कपास चूंकि है एक सफ़ेद सोना कहा जाता है ना, क्योंकि कम लागत में बहुत ज़्यादा हमें फायदा देता है। तो व्यापारी वर्ग इसको किस नाम से जानते हैं? श्वेत सोना के नाम से जानते हैं। गोल्डन फाइबर की अगर बात हम करें तो कहीं कहीं किसी किसी प्रजाति का जो कपास होता है बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है। जैसे ये देख रहे हो ना, कपास का है, कैसा आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना, बिल्कुल गोल्डन दिख रहा है ना? तो वहां के लोग इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जान लेते हैं। है नहीं गोल्ड फाइबर, ये गोल्डन फाइबर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो एक नहीं होता कि आदमी बोल दिया, पुकार लिया कि ये कैसा दिख रहा है, यहाँ का जो कपास है बिल्कुल गोल्डन की तरह दिख रहा है, तो इसलिए हम वहां पे आपको बता दिए हैं। यहाँ अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गोल्डन फाइबर कौन है, स्वर्ण रेशा कौन है, तो जूट को ही कहोगे आप, क्योंकि यह तो हर जगह पाया नहीं जाता। हर जगह तो आपको व्हाइट मिलेगा, ये तो कहीं कहीं पाया जा रहा है ना। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको ज्यादा आप ध्यान, इसको फोकस मत करिए। आप फोकस किसको करेंगे? जूट को करेंगे। क्लियर है ना? एनी डाउट? अब तो नहीं कहोगे ना कि जूट है कि कपास है कि क्या है। आपको क्वेश्चन में हमेशा इसको नहीं लगाना है। किसको लगाना है? जूट को लगाना है। क्लियर है? एनी डाउट? आज आप भी क्लास अपने अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ठीक ना? एक एक लाइन को क्लियर करिएगा, क्योंकि एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है आपका। हर जगह से आपको क्वेश्चन दिखेगा। हम मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट को लेके, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ सारा हम बताएंगे कि इसका हम प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, इसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।